नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के हरकतों का असर अब पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के अंदर भी दिखाई देना शुरू हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान केवल धमकाना, चेतावनी देना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी ही भाषा इस्तेमाल करता है और ऐसी हरकत अब तुर्की भी कर रहा है। तुर्की का मानना है हो ना हो भारत अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की के आसपास तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ निकल कर आ रहा है इजराइल का। और इसी बात को लेकर इसने कई सारे देशों को एक साथ धमकाना शुरू कर दिया है, जिसमें एक नाम इजराइल का भी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इजराइल की रडार में एक और मुस्लिम कंट्री शामिल हो चुका है, जो कि है तुर्की। अभी हाल ही में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोगन। इसकी तरफ से भारत के 3 ऐसे दोस्त देश जिनको बुरी तरीके से धमकाया गया है, और ये बोल रहा है कि अगर यही नहीं रुके, लगातार आग लगाने की कोशिश करी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यह तनाव बढ़ा, और तनाव बढ़ते हुए अगर फ्यूचर में युद्ध हुआ तो भारत पाकिस्तान की स्थिति क्या होने वाली है, और क्यों आखिरकार तुर्की के एर्दोगन को इतना डर लग रहा है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इजराइल ऐसा कर क्या रहा है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी हाल ही में क्या किया है, तुर्की के आस पड़ोस के जो भी देश हैं उन सबको अपने साथ लेने की कोशिश करी है। साथ लेने के लिए कैसे? जैसे उनके साथ में सैन्य समझौता किया, उनके साथ में समुद्री समझौता किया, उनके साथ गैस का समझौता किया और आयात निर्यात से रिलेटेड भी समझौता कर लिया, हथियार मुहैया करवाने का भी समझौता कर लिया। अब जिस प्रकार के भारत के आस पड़ोस में जितने भी देश हैं वो लगभग इन दिनों दुश्मन बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से तुर्की के आसपास जो देश हैं वो सब के सब किसके दोस्त हैं? इजराइल के दोस्त हैं। और वो सब किसके दोस्त हैं? भारत के दोस्त हैं। यानी उन सब के साथ में इजराइल क्या कर रहा है? लगातार समझौते कर रहा है, और ये समझौते अब जो है पसंद नहीं आ रहे हैं तुर्की के। इसी वजह से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि हो ना हो इजराइल, अमेरिका, फ्रांस और ये सारी कंट्री जो मेरे आस पड़ोस में है, ये सब मिलकर मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये मेरा जो सोचना अगर सही निकलता है तो फिर इजराइल को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये बहुत ही बुरा परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार का स्टेटमेंट इसका निकल कर आया है। अब जरा सुनो असली खेल क्या है और वाकई में असली बात क्या है, उसको आप जरा सुनो। ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये मिडिल ईस्ट का मैप है। मिडिल ईस्ट के मैप में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा इजराइल, ये रहा तुर्की, ये आपको दिखाई दे रहा है तुर्की। एक टाइम ये काफी अच्छे दोस्त थे, आज दुश्मन है। ये कैसे दुश्मन बने वो भी मैं आपको बताऊंगी, और दोस्त कैसे थे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है इजराइल और ये रहा तुर्की। अब हुआ क्या था, बात करते हैं 2010 की। आज को जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2010 के अंदर असली खेल की शुरुआत हुई थी। 2010 के अंदर क्या हुआ था, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैप में, ये क्या है? मेडिटेरियन सी, यानी कि पूर्वी भूमध्य सागर जिसे हम कहते हैं, है ना, ये इलाका। इस इलाके में अचानक से ये घोषणा होती है कि गैस का बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर है, और वाकई में है। 2010 के अंदर जैसे ही यहाँ पर गैस का बहुत बड़ा भंडार निकल के आया तो इजराइल ने बोला भाई साहब मेरा तो बहुत बड़ा इलाका इसके साथ टच हो रहा है, तो मेरा हक तो बनता है। ठीक है भाई। इजराइल के बाद में ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम साइप्रस कहते हैं, जिसके ऊपर तुर्की ने कब्जा कर रखा है, साइप्रस ने कहा कि ये वाले इलाके में तो मैं भी आता हूं, मेरा भी यहाँ पर हिस्सा बनता है। उसके बाद ये वाला जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्रीस, ये है ग्रीस। तो ग्रीस ने भी कहा कि भूमध्य सागर के साथ तो मेरा भी रास्ता बड़ा ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, तो मेरा भी यहाँ पर हक है। तो अब क्या हुआ, ग्रीस ने, इसके अलावा इजराइल ने और इसके अलावा साइप्रस ने, इन तीनों देशों ने मिलकर एक समझौता किया, और समझौते में कहा कि यहाँ जो भी गैस निकलेगा उसके ऊपर सबका बराबरी से हक होगा, और ज्यादातर हक अगर किसी का होगा तो वो इजराइल और साइप्रस का होने वाला है। इसने केवल मान सम्मान के लिए हाँ बोला, इसलिए थोड़ा बहुत हक हम इसे भी दे देंगे। ठीक है भाई, समझौता हो गया। अब यह समझौता बहुत ज्यादा पेट में दुख रहा था, किसके? तुर्की के। तुर्की बोल रहा है कि मैं भी तो इसके साथ में सीमा साझा कर रहा हूं, मुझे भी तो जरा तेल या गैस जो भी निकला है यहां से देने का कष्ट करो। तो इजराइल ने साफ साफ मना कर दिया। अब आप देखो, इजराइल तो मना करेगा ना, इजराइल बोल रहा है कि भाई साहब मेरा हिस्सा लग रहा है, साइप्रस का लग रहा है,
हमारे यहाँ पे निकला है तो हम ही इसका उपयोग करेंगे, तुमको कहाँ से दे देंगे। ये बात यहाँ पर पेट में दर्द होना शुरू हो गई है। अब इस बात को लेकर तुर्की ने नया तोड़ निकाला। तुर्की बोल रहा है ठीक है, मेरी यहाँ से जमीन साझा नहीं होती है, ठीक है मान लेते हैं, मत दो, पर इस साइप्रस के ऊपर तो मैंने कब्जा किया था ना, उत्तरी साइप्रस तो मेरे पास में है ना, तो उस हिसाब से ही मुझे यहाँ पर पार्टनरशिप दे दो। अब ये साइप्रस वाला मामला क्या है, आप थोड़ा सा इसको समझो, फिर आपको पार्टनरशिप में लेके चलेंगे। साइप्रस की अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है तुर्की, ये दिखाई दे रहा है इजराइल, और इससे आगे बढ़ेंगे तो ये आपको एक छोटा सा द्वीपीय देश यानी टापू वाला देश है जिसको हम कहते हैं साइप्रस। साइप्रस बहुत खुली आजादी वाला देश था एक समय में। 1974 के अंदर अचानक से तुर्की ने क्या किया, यहाँ पर अपनी सेना भेज दी कि अगर मैं यहाँ पर कब्जा नहीं करूंगा तो कल से इजराइल या कोई और देश आकर क्या बोल देगा, ये द्वीप तो हमारा है, इसके ऊपर हम कब्जा कर रहे हैं। इस वजह से इसने तुर्की ने क्या किया, 1974 के अंदर सेना भेजा, छोटी मोटी यहाँ पर लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद इस साइप्रस के हो गए दो टुकड़े, है ना, साइप्रस के हो गए दो टुकड़े, जिसमें उत्तरी साइप्रस किसके पास चला गया, ये चला गया तुर्की के पास, और दक्षिणी साइप्रस जो है वो आज पूरी तरीके से आजाद है। दक्षिणी साइप्रस जो है पूरी तरीके से आजाद है और इसे पूरी दुनिया एक देश की मान्यता भी देता है, पर उत्तरी वाला जो इलाका है वो कभी कभी तुर्की का समर्थन करता है तो कभी आजादी की मांग करता है। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर निकल के आई। अब आप देखो, इस उत्तरी साइप्रस के ऊपर कब्जा करने की वजह से गैस लेने की बात कर रहा है कि भाई साहब मुझे भी गैस में हिस्सा दे दो। अब यहाँ पर पूरी तरीके से इनकार कर दिया इजराइल ने कि तुमको यहाँ पर हिस्सा नहीं मिल सकता। एक तो तुमने जबरदस्ती साइप्रस के ऊपर कब्जा कर रखा है, वो तो हमें छुड़वाना है ही, और दूसरा तुम यहाँ आने की सोच रहे हो, वो नहीं हो सकता। अब पहला झटका ये लगा, दूसरा झटका आप जरा सुनो। ये दक्षिणी साइप्रस जिसे आजाद कर दिया था और ये पूरी तरीके से खुला देश है, इसी दक्षिणी साइप्रस के अंदर अभी हाल ही में इजराइल ने नए प्रकार के हथियार तैनात किए। क्यों? क्योंकि साइप्रस के साथ एक समझौता हुआ था और उसी समझौते के तहत हथियार दे दिए, नए प्रकार की टेक्नोलॉजी दे दी, और यह तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इजराइल की सेना तुम्हारे लिए आधी रात को भी यहाँ पर आकर खड़ी हो जाए। जिस बात को लेकर भी तुर्की के मन में बड़ा ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये दर्द पहले नहीं था, नया नया दर्द है। अब इसी बात को लेकर एर्दोगन की तरफ से कहा गया कि हो ना हो बेंजामिन नेतन्याहू मुझसे बदला ले रहा है, और ये बदला बहुत पुराना है, क्योंकि एक समय हम दोस्त थे, आज दुश्मन बन गए और इसलिए ये बदला ले रहा है। अच्छा, ये पहले दोस्त कैसे थे ये आप जरा जान लो, फिर आगे की बात हम जानेंगे। दोस्त की बात करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा मिडिल ईस्ट का पूरा झूम करके मैप है ये आपको दिखाई दे रहा है इजराइल, और ये रहा तुर्की। 1948 के अंदर जब इजराइल का निर्माण हुआ, इजराइल की स्थापना हुई और इजराइल देश बना, तो दुनिया भर के कई सारे देशों ने इसको देश की मान्यता दी, है ना। अमेरिका ने दे दी, कई सारे देश ने, भारत तक इसको मान्यता देता है, कई सारे देशों ने इसको मान्यता दी। पर आसपास की जो अरब कंट्री हैं, जैसे कतर, सऊदी अरब, यूएई ने तो अभी हाल ही में दे दी है इसको, पर पहले नहीं दी थी, तो ईरान, ये सारे देश क्या करते थे, इसका विरोध करते थे। उनका कहना है कि फिलिस्तीन यानी कि गाजा और वेस्ट बैंक वाला जो इलाका है जहाँ पर मुसलमान रह रहे थे, वो जमीन उसकी है, जबरदस्ती इजराइल ने कब्जा किया, इसलिए हम इसको देश नहीं मानते हैं। पर तुर्की इनमें से सबसे अलग था। तुर्की का कहना था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम दोनों के दोनों अरब देशों से गिरे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। क्यों? क्योंकि तुर्की नाटो देश के अंदर शामिल है और ये अमेरिका का बहुत अच्छा सहयोगी देश है, और इजराइल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका करता था। इस वजह से तुर्की ने समर्थन कर दिया इजराइल का। 1948 के अंदर इजराइल बनकर रेडी हुआ, और 1949 में, मतलब जस्ट एक साल बाद ही, तुर्की ने इसको देश की मान्यता दे दी। जैसे ही देश की मान्यता दी, इजराइल बड़ा खुश हो गया। इजराइल ने तुर्की की तरफ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर दी कि तुमको ड्रोन वगैरह बनाते सिखा देते हैं। तो जिस प्रकार के सुसाइड वाले जो ड्रोन इसके पास मौजूद हैं, वैसे हथियार बनाते तुर्की को इसने सिखाया। इसके अलावा कई प्रकार के हथियार जो हैं, लड़ाकू विमान वगैरह, कई प्रकार की चीज़ें इसको सिखाई। सब कुछ अच्छा सा चल रहा था। ये अमेरिका के करीबी थे और इन दोनों की काफ़ी अच्छे से आपस में बॉन्डिंग बन भी रही थी। बस समय बीता, और समय बीते बीते यानी कि 1949 से लेकर 2003 तक इनकी काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी। पर 2003 में जैसे ही तुर्की के अंदर सरकार बदली, यानी तुर्की के अंदर ये रेसेप एर्दोगन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, राष्ट्रपति है वर्तमान में, ये 2003 के अंदर सत्ता में आता है, और सत्ता में आने के बाद में इस्लाम की राजनीति करना शुरू कर देता है। इस्लामिक तुष्टीकरण की शुरुआत होती है।
जिसमें इसने कई प्रकार से इजराइल को लेकर मतलब इंसल्ट करना शुरू कर दिया कि इजराइल कुछ भी नहीं है, ऐसा है वैसा है। फिर गाजा फिलिस्तीन वाला मामला आया तो इसने खुलकर उनका समर्थन किया और इजराइल का विरोध किया। यूएन के अंदर भी इजराइल को लेकर विरोध किया कि मानवाधिकार के खिलाफ है, कई सारे लोगों को यह मार रहा है। हर जगह इसका विरोध किया, यहाँ तक कि जहां जहां प्रतिबंध लग सकता था वहां वहां इसने प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी। ये सब कुछ चल ही रहा था कि खुलेआम इजराइल का इसने विरोध करना शुरू किया ही था कि सबसे बड़ी दुश्मनी की दरार आना बाकी थी, और ये दरार आ गई थी 2010 के अंदर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना एक शिप, मावी मरमरा की एक घटना है, उसके बारे में आप सुनो। मावी मरमरा की घटना इसको कहते हैं। 2010 के अंदर क्या हो रहा था, तुर्की से एक जहाज जा रहा था किस तरफ, गाजा की तरफ, यानी इस फिलिस्तीन की तरफ एक जहाज बढ़ रहा था भूमध्य सागर में होते हुए। जब यह जहाज यहाँ से जा रहा था तो अचानक से इजराइल के कुछ कमांडो निकल के आते हैं और उन कमांडो को पता चलता है कि गाजा की मदद के लिए ये जहाज आ रहा है। तो पहले तो उनके साथ में बातचीत होती है, फिर गाली गलौज तक उतरते हैं, फिर हाथापाई होती है और लास्ट में उन कमांडो ने गोलियां चलाई। और जब गोली चलाई तो इसके अंदर तुर्की के कई सारे क्रू मेंबर भी थे, यानी तुर्की के कई सारे व्यक्ति यहाँ मौजूद थे, और उसके ऊपर गोलीबारी हो गई जिससे तुर्की के कई सारे लोग मारे गए। और जब कई सारे लोग मारे गए तो तुर्की ने बोल दिया कि आज से सारे के सारे राजनयिक संबंध पूरी तरीके से खत्म, क्योंकि हमास वालों को तुम मार रहे थे वो समझ में आ रहा है, पर तुमने तो हमको भी नहीं बख्शा, हमारे ऊपर भी अटैक कर दिया, इसलिए अब कोई अर्थ नहीं रह जाता है तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए। भाई साहब ठीक है, राजनीतिक रिश्ते हटा दिए, जितने भी राजदूत एक दूसरे देश के पास थे, यानी कि इजराइल के राजदूत वहां पर मौजूद थे और वहां के राजदूत यहाँ पर मौजूद थे, दोनों को आपस में वापस बुला लिया और इस दोस्ती को पूरी तरीके से खत्म करके दुश्मनी की शुरुआत कर दी। अब इसी बात को लेकर तो तुर्की घबरा रहा है। तुर्की बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे विरोध में कई सारी बातें कही हैं, लगातार विरोध किया है, इसलिए तुम दुश्मनी को यहीं आकर निकाल रहे हो। और इस बात को लेकर तुर्की डरा हुआ भी है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये तुर्की है, अब तुर्की की आपस में इजराइल से नहीं बनती है, साइप्रस के ऊपर कब्जा कर रखा है जिसमें तुर्की अपने अच्छे संबंध बना रहा है। इधर ग्रीस देश है जिसके साथ में भी तुर्की का तनाव है, इसके साथ में भी अच्छे संबंध बना रहा है। सीरिया के साथ में तुर्की की अच्छी बनती है तो इसमें भी ये बमबारी करता रहता है। लेबनान के साथ में तुर्की की अच्छी बनती है तो यहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं के लड़ाई करता रहता है। मतलब आस पड़ोस में जो जो तुर्की के दुश्मन हैं वो सारे इजराइल के दोस्त बन गए हैं। अब आप देखो, सबसे पहले अगर हम ग्रीस की बात करें, है ना, ग्रीस के साथ समझौता हुआ है ना, ग्रीस साइप्रस और इजराइल का समझौता हुआ है। ग्रीस की अगर हम बात करें तो ग्रीस की और तुर्की की दुश्मनी आज से 500 साल पुरानी है, यानी ऑटोमन साम्राज्य के दौरान ये बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे और दुश्मन ऐसे थे कि अगर मौका मिले तो एक दूसरे को मार दे। इसीलिए ग्रीस को अपने साथ में ले लिया है किसने, इजराइल ने। अब इसको डर यही लग रहा है कि आसपास के सब देश मिल गए, क्योंकि अमेरिका फ्रांस भी इसका साथ देगा। अमेरिका कई बार तुर्की को लताड़ चुका है, तुर्की को बोला था ना कि अभी तुमने S-400 लिया रशिया से, ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही है। अमेरिका बोल रहा है कि अगर S-400 वापस नहीं लौटाएगा तो नाटो से बाहर कर देंगे। दूसरी चीज, मैंने तुमको जितने भी फाइटर जेट दिए हैं वो भी वापस तुमको लौटाना पड़ेगा। अब तुर्की को एक और डर लग रहा है, तुर्की का सोचना है कि ये सामने तो बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं और पीठ पीछे अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ग्रीस को, साइप्रस को, इन सारे देशों को हथियार दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, लगातार डेवलपमेंट कर रहा है। और इन सारी बातों के बीच में भारत बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रीस के साथ में भारत के अच्छे संबंध हैं। अच्छा, ग्रीस की बात करें तो यूरोपीय व्यापार तक जाने के लिए भारत को कहाँ होकर जाना पड़ेगा, ग्रीस के अंदर, इसलिए ग्रीस के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। दूसरी अगर हम बात करें साइप्रस की, तो आप सभी को याद होगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनना है ना, जिसमें इजराइल शामिल है, तो ये साइप्रस से होकर निकलने वाला रास्ता, इसलिए भारत के लिए साइप्रस भी अच्छा है। और इन दोनों के साथ में भारत के कई प्रकार के राजनयिक रिश्ते भी हैं। और इजराइल तो आप जानते हैं हथियार वगैरह की लेन देन तो भारत के साथ में होती ही रहती है। तब इसी बात को लेकर ये डर सता रहा है कि फ्यूचर में अगर युद्ध हो गया तो इजराइल की और भारत की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, इसलिए भारत कहीं ना कहीं हमें मारने के लिए जरूर आ जाएगा। अरे तुम्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मारने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे लिए हमारी एक ब्रह्मोस ही काफ़ी है ना। जैसे ब्रह्मोस वहाँ भेज दी, तुम्हारा अक्ल वैसे ही ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, पाकिस्तान का पीएम, इसका बहुत ज़्यादा हिमायती बनता है ये एर्दोगन, क्योंकि ये एर्दोगन लगातार यूएन के अंदर भारत के पर्सनल मुद्दे को, यानी कि कश्मीर के मामले को उठा चुका है
और ये खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करके बोलता है कि कश्मीर भारत का नहीं बल्कि इसका है। एक तो जबरदस्ती भारत की जमीन को कब्जा रखा है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं और इनको कश्मीर अलग से चाहिए। पीओके भी नहीं संभल रहा है, अभी पीओके वापस लेना है क्योंकि वहां पे भी हंगामा शुरू हो गया है। नए प्रकार का जनरल डायर बन चुका है कौन, इसके यहाँ का फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, जो निर्दोष लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। तो अब आप देखिए कि ये एर्दोगन लगातार पाकिस्तान का हिमायती है, तो हम क्यों नहीं तुम्हारे आस पड़ोस के देशों की हिमायती बनेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से ही हम काम करेंगे। और ब्रह्मोस दिखाई दी तो ये तो वैसे ही यूटर्न मार जाएगा, ये तो नहीं रुकने वाला फिर के भाई तुम्हारा झगड़ा तुम ही निपट लो, हम नहीं जानते। अब आप क्या सोचते हैं कि इजराइल, साइप्रस, ग्रीस और भारत, क्या इन सब की कोई चाल आपको दिखाई देती है, या फिर अमेरिका भी अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ मिला हुआ है, या एर्दोगन बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है। जितनी जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि 900K यानी 9 लाख का परिवार हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप ऐसे ही सहयोग बना के रखिएगा और जल्द ही हम 1 मिलियन की फैमिली भी कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इन दोनों भाइयों के लिए एक कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। क्या आप भी जनरेटिव एआई सीखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में? क्योंकि आज का एआई सिर्फ इंजीनियर के लिए नहीं रहा। आज से 2-3 साल पहले जो लोग एआई को सिर्फ कोडर्स का फील्ड समझते थे, उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2030 तक 1 करोड़ से ज्यादा एआई पावर्ड जॉब क्रिएट होने वाली है। कंपनी को ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जो एआई टूल का यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, कंटेंट क्रिएट कर सके, बिजनेस ऑटोमेट कर सके और साथ ही स्मार्ट डिसीजन ले सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एआई सीखने के लिए कोडिंग आना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। और इसीलिए करियर 247 और IITM प्रवर्तक लेकर आया है जनरेटिव एआई, वो भी हिंदी में। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जाना है, जहां मैंने पहला कमेंट पिन कर रखा है, जिस पे जाकर उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, जहां एक फॉर्म ओपन होगा। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ आपको एक डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कोड डालना होगा NARI100, और ये कोड लगाते ही आपको 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। और हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जो कि 12 जून को बंद हो जाएगा। बैच इसकी स्टार्ट होने वाली है 19 जून को, और क्लास का टाइमिंग रहेगा एवरी सैटरडे एंड संडे 6 PM से लेकर 9 PM तक। और ये कोर्स आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि आपके भविष्य की जॉब के लिए काफी ज्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।